हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मकान। आज का हमारा टॉपिक है एनल फिशर। एनल फिशर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दिखते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और लास्ट में जब हम लोग सारी चीजें समराइज करेंगे तो हम लोग इसके ट्रीटमेंट पे डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग को एनल फिशर समझना है तो हमें 3 स्ट्रक्चर एनल कैनाल के समझने होंगे। वहाँ की स्किन, वहाँ की नर्व सप्लाई और वहाँ पे स्फिंक्टर की जो मसल्स होती है। एनल फिशर होता है, इसमें 3 बहुत ही मेन सिम्टम होते हैं: पेन, बर्निंग और ब्लीडिंग। ये 3 हमारे इन्हीं 3 स्ट्रक्चर से निकलते हैं। अब समझते हैं, ये फिगर एक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारी जो एनल कैनाल होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। यह एनोरेक्टल रिंग से डेंटेड लाइन के बीच में के पार्ट को अपर पार्ट कहते हैं, और डेंटेड लाइन से नीचे वाइट लाइन और भेल्टन के बीच का मिडिल पार्ट कहते हैं, और उसके बाद के पार्ट को पेरियनल स्किन ये आउटर पार्ट में ही आती है। दोस्तों, जो हमारा मिडिल पार्ट होता है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है, जबकि ऊपर का जो पार्ट है ये कॉलमनर एपिथेलियम से बना होता है। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना पार्ट थिन होता है और ग्लॉसी होता है। और हमारे जो फिशर होते हैं इनकी जो प्राइमरी साइट होती है वो यहीं पे होती है। यहीं पे हम लोग को लॉन्गिट्यूडनल कट लगते हैं, जिनको हम लोग फिशर कहते हैं। उसके साथ में आप यहाँ पे 2 मांसपेशी देख रहे हैं। जो हमारा रेक्टम है, रेक्टम से सर्कुलर मसल जब नीचे की तरफ आती है तो ये इंटरनल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन करती है। इसी के साथ जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो यहाँ पर इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस के फेशिया को बनाती है, और जो बाहर की तरफ हम लोग को ये मांसपेशी दिखाई पड़ रही है ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर 3 पार्ट में होता है: सबक्यूटेनियस पार्ट, सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट। यहाँ पे नर्व सप्लाई को समझेंगे। नर्व सप्लाई के लिए एक ये बहुत ही अच्छी फिगर हमारे पास में है। जो हमारी डेंटेड लाइन के नीचे का पार्ट होता है, यहाँ पे प्यूडेंटल नर्व की एक ब्रांच आती है, इंफीरियर रेक्टल नर्व की सप्लाई होती है। ये सोमैटिक नर्व होती है। सोमैटिक नर्व पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, ये 4 चीजों को रिसीव करती है: पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर, जिसमें पेन प्रोमिनेंट होता है क्योंकि फिशर में हमें पेन ही होता है। और डेंटेड लाइन के ऊपर जो होती है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ प्रेशर की फीलिंग होती है। इसीलिए दोस्तों, जो हम लोग को कट यहाँ पे मिड लाइन पे लगते हैं और मिडिल पार्ट में लगते हैं, ये बहुत ही पेनफुल होते हैं और इसमें बर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, जो हम लोग अभी स्फिंक्टर की बात कर रहे थे, जब भी यहाँ पे कोई कट लगता है तो यहाँ के स्फिंक्टर की टोन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और ये मलद्वार को बहुत ही टाइट करके पकड़ लेता है, जिससे यहाँ के ऊपर वेस्कुलर सप्लाई कम हो जाती है और एक रिलेटिव इस्चीमिया डेवलप होता है, जिससे पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और घाव के ठीक होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। हम लोग देखते हैं जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के लिए यहाँ के एक हम थोड़ा सा स्किन का पार्ट समझते हैं। स्किन में जो सुपरफिशियल जो यहाँ पे वीनस प्लेक्सेस होते हैं या मतलब आर्टेरियल प्लेक्सेस होते हैं, वो तो उसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है वो थोड़ा सा रिलेटिवली कम होती है। अगर कोई सुपरफिशियल कट लगता है तो थोड़ा कम ब्लीड करता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा डीप कट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, काफी हैवी यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, तो जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसे ही एक इमेज ये भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हम लोग की एनल कैनाल है उसमें कितनी हैवी वेस्कुलर सप्लाई है, वेनस सप्लाई कितनी ज्यादा। अगर यहाँ पे कोई कट लगेगा तो उससे ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे और बहुत ही प्रोफिट ब्लीडिंग होगी जब हम लोग मल त्याग करेंगे। अब आते हैं हम लोग को फिशर कैसे दिखते हैं, कितने प्रकार के। तो फिशर 2 तरह के होते हैं। एक एक्यूट फिशर जो कि 6 हफ्ते से कम के फिशर होते हैं, क्योंकि इसमें जो इन्फ्लामेशन के साइन है वो उतने ज्यादा प्रोवोक नहीं होते हैं। इन्फ्लामेशन के जो साइन होते हैं 4 तरह के साइन होते हैं: र्यूबर, ट्यूमर, कैलर और डॉलर। ये 4 साइन होते हैं। इन्फ्लेमेशन की साइड जो है, जहाँ पे भी कट लगा है वहाँ पे रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी और पेन होगा, और उसी के साथ में टेम्परेचर भी उसका थोड़ा सा नॉर्मल स्किन के अगल बगल से थोड़ा ज्यादा ही होगा।
ऐसे कट, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल के जो तुरंत ही लगते हैं और हम लोग को यहाँ पे बाहर से ही एग्जामिन करना, इसके लिए डायग्नोसिस के लिए कोई बहुत इक्विपमेंट की बहुत जरूरत नहीं होती। हम लोग को सिर्फ इंस्पेक्शन करना होता है। पेशेंट को स्टैंडर्ड लिथोट्रोपिक पोजीशन लिटा के हम लोग सामने से देख सकते हैं। अगर हम लोग के मलद्वार पे बाहर की तरफ हम लोग को कोई कट दिख रहा है तो हम लोग को कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना है। अगर हम लोग प्रोक्टोस्कोपी करेंगे तो हमारा ये कट और ज्यादा अंदर की तरफ बढ़ जाएगा और फैल जाएगा और पेन और ब्लीडिंग और ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। एक्यूट फिशर जो होते हैं उसमें जो इसके हमारे घाव के मार्जिन होते हैं ये इंड्यूरेटेड नहीं होते हैं और यहाँ पर हम लोग को थोड़ा मसल स्पाज्म जरूर दिखाई पड़ता है। जब भी फील करते हैं तो हम लोग को यहाँ मलद्वार के आसपास थोड़ी सी हार्डनेस दिखाई पड़ती है। फिशर होते हैं 6 हफ्ते से पुराने फिशर होते हैं, उसमें मसल स्पाज्म तो हम लोग को कम मिलता है, लेकिन उसके जो मार्जिन होते हैं वो हम लोग को इस तरह के इंड्यूरेटेड दिखते हैं। इसमें अपना यहाँ पे वीनस कंजेशन दिखता है और उसके साथ में हम लोग को यहाँ पे स्किन टैग यहाँ पे दिखाई पड़ता है। इस तरह से जो फिशर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक एक्यूट फिशर होते हैं और एक क्रॉनिक। 6 हफ्ते से कम के फिशर को हम लोग एक्यूट फिशर कहते हैं और 6 हफ्ते से ज्यादा के फिशर को हम लोग क्रॉनिक फिशर कहते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, अभी जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि पेन के साथ बर्निंग के साथ में ब्लीडिंग और उसके साथ में इचिंग। जब भी मलत्याग करते हैं, मलत्याग करते समय काफी सीवियर पेन स्टार्ट होता है, उसी के साथ बर्निंग स्टार्ट होती है और उसी के साथ कई बार मल के साथ में ही लगी हुई एक स्ट्रीक ऑफ ब्लड हम लोग देखते हैं एक्यूट फिशर में, क्योंकि ब्लड होता है वो टपकने लगता है मल करते टाइम। लेकिन जो एक्यूट फिशर होते हैं उसमें हम लोग के जो स्टूल होता है उसमें एक स्ट्रीक, एक लाइन जैसी बन के आती है। फिशर में बहुत शुरुआत में काफी ब्लीडिंग नहीं होती है। दोस्तों, इस तरह से जो एक्यूट फिशर होते हैं वो पेनफुल बहुत होते हैं क्योंकि इसमें स्पाज्म होता है, मलत्याग के काफी देर तक हमें दर्द बना रहता है। बर्निंग बनी रहती है, ब्लीडिंग तो खैर उसी समय स्टॉप हो जाती है, लेकिन पेन और बर्निंग का एहसास हम लोग को बहुत देर तक रहता है। इसके लिए जो प्राइमरी कारण में मल का कड़ा होना, हार्ड स्टूल जो होता है वो प्राइमरी कारण होता है, क्योंकि ये एक तरह की मैकेनिकल इंजरी होती है। जब भी मल त्याग करते समय हम अपने मलद्वार को बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, बहुत ज्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। जो वहाँ की स्किन होती है, अभी जैसे हम लोग मिडिल पार्ट की स्किन की बात कर रहे थे, तो वो थिन होती है और ग्लॉसी होती है, उसी में लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है और उसी पे मल पास होते हुए निकलता है। तो उसके मार्जिन से हल्की हल्की ब्लड की ओजिंग हम लोग को मल पे दिखाई पड़ती है और जब मल हमारे घाव के अंदर लग जाता है तो ये बहुत ही पेन और बर्निंग पैदा करता है। तो जो प्राइमरी कारण है वो हार्ड स्टूल है। हमें स्ट्रेनिंग जब बहुत करते हैं तो वहाँ पे जो रेक्टल प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाता है। उसके साथ में जो मलद्वार है हमारे, उस पर कोई चोट लग गई हो, ट्रामा हो, तो हार्ड स्टूल से एक तरह का ट्रामा ही वहाँ पे क्रिएट होता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जिसमें हम लोग को मल त्याग के लिए बार बार जाना पड़ता हो, पेट साफ नहीं हो रहा हो, प्राइमरी कारण हो गए। और सेकेंडरी कारण वो होते हैं जो प्रॉब्लम, जो दूसरी डिजीज की वजह से जब हम लोग को इस तरह के फिशर लगते हैं तो वो सेकेंडरी कारण में आता है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉस डिजीज है, सिफिलिस है या ट्यूबरकुलोसिस है। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन होता है। ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन में हमारा मल बहुत ही हार्ड हो जाता है, बहुत ही सख्त हो जाता है। हम किसी और अन्य बीमारी के लिए अपनी दवाई ले रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ में हमको हार्ड स्टूल हो जाता है। जब हार्ड स्टूल पास करते हैं तब भी हमें एक्यूट फिशर लग जाते हैं। तो ये भी एक कारण है फिशर का, ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन। चर्चा करते हैं कि इसके लिए हमको इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग किस तरह की जांचें कराते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत ही वैसी कोई जांचें करानी नहीं होती हैं। हम लोग जब भी एग्जामिनेशन करते हैं बाहर से, तो हम लोग को इस तरह के कट बाहर से ही दिखाई पड़ जाते हैं और उसके बाद भी हमें इसमें कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, चाहे प्रोक्टोस्कोपी करने की कोशिश करेंगे या हम लोग डिजिटल देखने की, मतलब फिंगर डाल के अगर हम लोग उसको फील करने की कोशिश करेंगे, तब भी हमारा कट जो है वो फैल जाएगा, बढ़ जाएगा और पेशेंट को पेन काफी सीवियर हो जाएगा। अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। चूंकि जो फिशर अभी एक्यूट लगे हैं वो
सारे ओरल मेडिकेशन या कंजर्वेटिव मेडिसिन से लगभग ठीक हो जाते हैं। इसके लिए हमको हल्की से माइल्ड लग्जेटिव मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। अगर वहाँ पे सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़ा सा कई बार हम लोग को परगेटिव भी इस्तेमाल करने होते हैं, ताकि हमारा मल सख्त नहीं, काफ़ी सॉफ्ट हो। अगर हमारा मल सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट मल वहाँ से पास होगा तो हमारे घाव को इरिटेट नहीं करेगा। दूसरी चीज़, हम लोग कुछ इस तरह की एंटासिड भी यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा मल है, मल में का नेचर जो होता है थोड़ा एसिडिक होता है, तो अगर हम लोग उस एसिडिक नेचर को थोड़ा सा अल्कलाइन करें या थोड़ा सा न्यूट्रल कर पाए तो हमारे जो घाव है उस पर बर्निंग का सेंसेशन काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग सिट्स बाथ करते हैं। जैसे मल त्याग करने के बाद पेन बहुत ज़्यादा होता है तो एक टब में हल्का गुनगुना पानी लेकर थोड़ी पीसी फिटकरी मिला के हम लोग उसमें 4 से 5 मिनट बैठते हैं। इससे स्फिंक्टर की जो मांसपेशी है उसके स्पाज्म काफ़ी कम हो जाता है, और चूंकि हमारा घाव वॉश हो जाता है फिटकरी के पानी से, तो हमें पेन में भी और बर्निंग में काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद फिर हम लोग एक 3 ml की सिरिंज में जातेरी तेल को भर के थोड़ा सा मलद्वार में आसानी से पुश कर सकते हैं। ऑयल जाने की वजह से अंदर का जो भी इरिटेशन होता है खत्म हो जाता है, और जो भी बर्निंग हो रही होती है वो भी काफ़ी हद तक शांत हो जाती है। तो इस तरह के इसके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही हम लोग अपने एक्यूट फिशर में काफ़ी आराम पा जाते हैं।